नमस्ते। अच्छा, एक सवाल है। कभी आपने एक बिल्कुल साफ चमकते हुए स्टील के चम्मच में अपनी शक्ल देखी है? मतलब अगर चम्मच को सीधा पकड़ें तो वो जो अंदर वाला गहरा हिस्सा होता है उसमें चेहरा उल्टा नजर आता है, और जैसे ही चम्मच को पलटते हैं बाहर वाले उभरे हुए हिस्से में चेहरा सीधा तो दिखता है, पर थोड़ा छोटा और अजीब सा। एक ही चम्मच, दो अलग अलग दुनिया। ऐसा क्यों होता है? ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसका जवाब हमें सीधे भौतिकी के एक बहुत ही मजेदार कोने में ले जाता है। ये सब असल में घुमावदार सतहों का कमाल है। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं कि गोलीय सतहों से प्रकाश कैसे खेलता है, कैसे वो मुड़ता है और कैसे वो हमारी दुनिया को देखने का तरीका ही बदल देता है। यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की कहानी। हमारे पास विज्ञान की एक किताब का अध्याय है जो इन सारे कॉन्सेप्ट्स की नींव रखता है। तो आज हमारा मिशन है इस अध्याय को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि इसके पीछे के वाओ मोमेंट्स को खोजना। ये समझने की कोशिश करना कि एक साधारण चम्मच के पीछे का विज्ञान ही कैसे विशालकाय दूरबीनों तक पहुंचता है जो हमें ब्रह्मांड दिखाती हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर्स हैं क्या? जाहिर है चम्मच कोई आईना तो नहीं है, पर इसकी सतह बिल्कुल आईने जैसा ही काम कर रही है। बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए, अगर हम कांच का एक खोखला गोला लें और उसे काट दें तो हमें एक घुमावदार टुकड़ा मिलेगा। अब अगर हम इस टुकड़े की बाहरी सतह पर पेंट कर दें और अंदर की सतह को चमकीला मतलब रिफ्लेक्टिंग बना दें तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ये चम्मच के अंदर वाले हिस्से जैसा है। अच्छा, केव या गुफा जैसा अंदर की तरफ धंसा हुआ। एकदम सही। और अगर हम इसका ठीक उल्टा करें, अंदर की सतह पर पेंट कर दें और बाहर की उभरी हुई सतह को चमकीला बना दें तो वो बन जाएगा उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। चम्मच का पिछला हिस्सा, यही दो मुख्य खिलाड़ी हैं घुमावदार दर्पणों की दुनिया में। हमारे सोर्स में इन दर्पणों से जुड़े कुछ खास शब्द हैं। ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष। ये सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं। क्या इन्हें आसान बना सकते हैं? जरूर जरूर। ये असल में दर्पण का पता या एड्रेस बताने वाले हिस्से हैं और बहुत सीधे हैं। ध्रुव, जिसे हम पी से लिखते हैं, वो दर्पण की चमकने वाली सतह का बिल्कुल बीच का पॉइंट है, उसका सेंटर। अब सोचिए, ये दर्पण जिस काल्पनिक कांच के गोले से काटा गया था, उस पूरे गोले का भी तो कोई केंद्र रहा होगा। हाँ बिल्कुल, किसी भी गेंद का एक सेंटर तो होता ही है। बस उसी काल्पनिक गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र या सी कहते हैं। यह हमें बताता है कि दर्पण कितना ज्यादा घुमा हुआ है। और पोल पी से केंद्र सी तक की दूरी ही वक्रता त्रिज्या या आर है। और इन दोनों पॉइंट्स पी और सी से गुजरने वाली एक सीधी लाइन की कल्पना करें तो वही है मुख्य अक्ष। ये वो मेन सड़क है जिस पर हम प्रकाश की किरणों को चलता हुआ देखेंगे। और एक चीज जो हमेशा जादू जैसी लगती है, फोकस। मैंने स्कूल में पढ़ा और करके भी देखा है कि एक अवतल दर्पण सूरज की रोशनी को एक बिंदु पर इकट्ठा कर सकता है जिससे कागज में आग तक लग जाती है। ये फोकस क्या है? हाँ, ये कोई जादू नहीं बल्कि अवतल दर्पण की सबसे बड़ी खासियत है। जब बहुत दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें जैसे सूरज की, जो मुख्य अक्ष के लगभग समानांतर होती हैं, दर्पण से टकराती हैं, तो वो सारी की सारी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। वो एक दूसरे को उस बिंदु पर काटती हैं। इसी मीटिंग पॉइंट को मुख्य फोकस या एफ कहते हैं। तो सारी एनर्जी एक ही जगह इकट्ठा हो जाती है, इसीलिए कागज जलने लगता है। क्या बात है! बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही सुंदर और सरल गणितीय रिश्ता है। ये फोकस पॉइंट एफ हमेशा ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी के ठीक बीच में होता है। यानी फोकस दूरी एफ मतलब ध्रुव से फोकस तक की दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या आर की ठीक आधी होती है। F = R2। ये छोटा सा फॉर्मूला सिर्फ एक समीकरण नहीं है, ये किसी भी घुमाव वाले दर्पण को डिजाइन करने का मूल मंत्र है। वाओ! तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। इन दर्पणों में हमारी शक्ल बनती कैसे है? सोर्स में किरण आरेख या रे डायग्राम्स की बात की गई है। मुझे ये स्कूल में हमेशा थोड़ा मुश्किल लगता था। क्या वाकई कुछ लाइनें खींचकर हम ये पता लगा सकते हैं कि आईने में हम कैसे दिखेंगे? ये मुश्किल नहीं, बल्कि एक तरह का आप कह सकते हैं जासूसी का काम है। और अच्छी बात यह है कि हमें लाखों करोड़ों किरणों का पीछा नहीं करना पड़ता। किसी भी वस्तु से आने वाली अनगिनत किरणों में से अगर हम सिर्फ 2 या 3 खास किरणों का रास्ता पता कर लें तो हमारा काम हो जाता है। इसके लिए कुछ नियम है। ओके, तो क्या है वो नियम? पहला नियम तो हम देख ही चुके हैं। जो भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी
वो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा नियम इसका ठीक उल्टा है। अगर कोई किरण पहले से ही फोकस से गुजरकर दर्पण पर पड़े तो वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम और भी सीधा है। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र C से होकर गुजरे तो वो दर्पण से टकराकर बिना रास्ता बदले उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। बस इन तीन में से कोई भी दो किरणें जहां एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज बनेगी। और इसी से वो चम्मच वाला रहस्य खुलता है। अवतल दर्पण में अगर हम दूर खड़े हैं तो हमारी इमेज छोटी और उल्टी बनती है, लेकिन सोर्स के एक डायग्राम में दिखाया है कि जब हम दर्पण के बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच, तो अचानक से इमेज सीधी, बड़ी और दर्पण के पीछे बनती हुई दिखाई देती है। ये थोड़ा अजीब है ना कि एक ही आईना दूरी बदलने पर अपना व्यवहार पूरी तरह बदल देता है। यही तो इन दर्पणों का जादू है, और इसी खासियत की वजह से अवतल दर्पण को शेविंग मिरर या मेकअप मिरर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब चेहरा दर्पण के बहुत पास होता है तो वो सीधा और बड़ा दिखता है, जिससे डिटेलिंग में आसानी होती है। वहीं दूसरी तरफ उत्तल दर्पण का व्यवहार बहुत सीधा साधा है। वो हमेशा, चाहे आप कहीं भी खड़े हों, एक ही तरह की इमेज बनाता है, सीधी, छोटी और आभासी, वर्चुअल। अच्छा, तो इसी वे गाड़ियों के साइड मिरर या विंग मिरर्स उत्तल होते हैं, ताकि ड्राइवर को पीछे का एक बहुत बड़ा एरिया, एक बड़ा फील्ड ऑफ व्यू दिख सके। भले ही पीछे की गाड़ियां असल से थोड़ी छोटी दिखें, पर कोई भी ब्लाइंड स्पॉट में नहीं छिपता। ये तो सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। बिल्कुल। अब ये किरण आरेख बनाने में कभी कभी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। अगर हमें बिल्कुल सटीक पता करना हो कि इमेज कहाँ बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, तो उसके लिए हमारे पास भौतिकी का सबसे शक्तिशाली औजार है गणित। मुझे याद आ रहा है, स्कूल में एक फॉर्मूला था जिसमें U, V और F होते थे। क्या आप उसी की बात कर रहे हैं? हाँ, वही मशहूर दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। और कमाल की बात यह है कि किरणों का ये सारा जटिल खेल, ये सब कुछ एक बहुत ही सरल और सुंदर समीकरण में सिमट जाता है। 1/v + 1/u = 1/f। यहां u दर्पण से वस्तु की दूरी है, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है और f उसकी फोकस दूरी है। लेकिन इन दूरियों को नापते समय प्लस या माइनस का भी कोई चक्कर होता है ना? जिसे चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन कहते हैं। हाँ, और वो कोई मुश्किल नियम नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि हम सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से नापते हैं। प्रकाश जिस दिशा से आ रहा है, अगर हम उसी दिशा में कोई दूरी नापें तो उसे पॉजिटिव लेंगे, और अगर उसकी उल्टी दिशा में नापें तो नेगेटिव। ये ठीक वैसा ही है जैसे ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। इसके साथ एक और चीज थी, आवर्धन या मैग्निफिकेशन। ये क्या बताता है? मैग्निफिकेशन, जिसे m से दिखाते हैं, वो बस ये बताता है कि इमेज वस्तु के मुकाबले कितनी बड़ी या छोटी बनी है। इसका फॉर्मूला है m = -v/u। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात छिपी है। क्या? इस फॉर्मूले में लगा ये माइनस का निशान, ये सिर्फ एक गणित का चिन्ह नहीं है, ये एक तरह का सीक्रेट कोड है। अगर सारी वैल्यू रखने के बाद m का जवाब नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि इमेज वास्तविक और उल्टी है, और अगर m का जवाब पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि इमेज बाभासी, मतलब वर्चुअल और सीधी है। एक छोटे से निशान में कितनी सारी जानकारी छिपी हुई है। ठीक है, तो दर्पण प्रकाश को वापस फेंकने या बाउंस करने में माहिर हैं। लेकिन क्या हो अगर हम प्रकाश को पकड़कर, उसे मोड़कर, उसके आर पार देखना चाहें? यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है और हम लेंस की दुनिया में कदम रखते हैं। बिल्कुल, दर्पण प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन करते हैं, जबकि लेंस अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन करते हैं। मतलब प्रकाश उनके आर पार निकल जाता है, बस अपना रास्ता थोड़ा बदल लेता है। लेंस भी दो मुख्य तरह के होते हैं और ये आपको दर्पणों की याद दिलाएंगे। एक है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जो बीच में से मोटा और किनारों पर पतला होता है। ये अवतल दर्पण जैसा काम करता है ना? किरणों को एक जगह इकट्ठा करने वाला। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा। उत्तल लेंस समानांतर किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा या कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसे अभिसारी या कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और दूसरा है अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस, जो बीच में से पतला और किनारों पर मोटा होता है। ये किरणों को फैला या डाइवर्ज कर देता है, ठीक उत्तल दर्पण की तरह। तो इसे अपसारी लेंस कहते होंगे। एकदम सही, डाइवर्जिंग लेंस। तो क्या लेंस के लिए भी वैसा ही कोई जादुई फॉर्मूला है जैसा दर्पण के लिए था? हाँ, और ये लगभग वैसा ही है, बस एक छोटे से लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव के साथ। लेंस सूत्र है
1v - 1u = 1/f। आपने ध्यान दिया, दर्पण सूत्र में प्लस का निशान था, यहाँ माइनस का है, और यही छोटा सा फर्क पूरी गणना को बदल देता है। ये वाकई कमाल है। अब एक चीज जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सुनते हैं वो है चश्मे का नंबर। डॉक्टर हमें जो पर्चा देते हैं उसमें डायोप्टर लिखा होता है, मेरा नंबर माइनस में है। इसका इस सब से क्या लेना देना है? इसका सीधा लेना देना है। डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है, पावर ऑफ अ लेंस। पावर, जिसे P से दिखाते हैं, वो असल में ये मापती है कि कोई लेंस प्रकाश की किरणों को कितना ज्यादा या कितना कम मोड़ने की ताकत रखता है। आप इसे लेंस की लाइट बेंडिंग शक्ति कह सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है? बहुत ही आसान, P = 1/f, यानी पावर फोकस दूरी का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। बस एक शर्त है कि फोकस दूरी f को हमेशा मीटर में रखना होता है। जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी, वो किरणों को उतना ज्यादा मोड़ेगा और उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा, तो मेरा नंबर माइनस में है, इसका मतलब? इसका मतलब है कि आप अवतल यानी कॉन्केव लेंस का चश्मा पहनती हैं, जिसकी फोकस दूरी और पावर दोनों नेगेटिव होती हैं। वाह, आज जाकर मुझे अपने चश्मे के नंबर का असली मतलब समझ आया। तो चलिए अब इन सब चीजों को जोड़कर देखते हैं कि ये हमारी दुनिया को कैसे चला रही हैं। सबसे पहले कैमरा। हम सब अपने फोन से तस्वीरें खींचते हैं, उसके अंदर ये सब कैसे काम करता है? हर कैमरे के दिल में एक उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। जब आप तस्वीर खींचते हैं तो वो लेंस बाहर की दुनिया का एक छोटा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कैमरे के अंदर लगे सेंसर पर बना देता है। जब आप कैमरा फोकस करते हैं तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं? आप लेंस और सेंसर के बीच की दूरी यानी V को थोड़ा आगे पीछे कर रहे होते हैं, ताकि किसी खास दूरी U पर मौजूद चीज का एकदम साफ प्रतिबिंब सेंसर पर बन सके। ये वही 1v 1u = 1f का खेल है, जो बस एक बटन दबाने से हो रहा है। और सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप, वो कैसे हमें वो चीजें दिखा देता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती? सूक्ष्मदर्शी और भी चालाकी से काम करता है। उसमें एक नहीं बल्कि लेंसों का एक कॉम्बिनेशन होता है। एक छोटा लेंस, जिसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वो देखी जाने वाली चीज के बहुत पास होता है और उसकी एक बड़ी, वास्तविक और उल्टी इमेज बनाता है। फिर एक दूसरा बड़ा लेंस, जिसे आईपीस कहते हैं, जिसमें से हम झांकते हैं, वो इस पहली इमेज को एक और बार बड़ा करके हमें दिखाता है। इस तरह 2 बार आवर्धन होकर हमें एक छोटी सी कोशिका भी बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। और फिर इसका बिल्कुल उल्टा है दूरदर्शी या टेलीस्कोप, जो हमें अरबों किलोमीटर्स दूर के ग्रह और तारे दिखाता है। हाँ, दूरदर्शी का काम आवर्धन से ज्यादा प्रकाश को इकट्ठा करना है। दूर की चीजों जैसे तारों से बहुत कम रोशनी हम तक पहुंचती है। टेलीस्कोप का बड़ा लेंस या दर्पण, हाँ, टेलीस्कोप में दर्पण भी इस्तेमाल होते हैं, वो उस धुंधली रोशनी को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करके एक चमकदार बिंदु पर फोकस करता है। फिर एक आई पीस उस चमकदार इमेज को हमारी आंखों के लिए बड़ा कर देता है। तो असल में एक टेलीस्कोप एक तरह की लाइट बकेट यानी प्रकाश को इकट्ठा करने वाली बाल्टी है। तो एक साधारण से चमकते हुए चम्मच से शुरू हुई हमारी ये बातचीत हमें कैमरा, सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन तक ले आई। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि प्रकाश को मोड़ने और इकट्ठा करने के बस कुछ गिने चुने नियम ही इन सभी टेक्नोलॉजीज की बुनियाद में हैं, जो हमें अदृश्य से लेकर अनंत तक सब कुछ देखने की शक्ति देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के यही बुनियादी सिद्धांत हमें एक तरफ तो अपने डीएनए जैसी सूक्ष्म चीजों को देखने में मदद करते हैं और दूसरी तरफ अरबों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद आकाशगंगाओं की झलक भी दिखाते हैं। अगली बार जब कोई अपना चश्मा पहने या अपने फोन से एक सेल्फी ले, तो एक पल के लिए उस प्रकाश की अद्भुत यात्रा के बारे में जरूर सोचना चाहिए, जो उस छवि को हमारी आंखों तक लाने के लिए तय की गई है, और उन दर्पणों और लेंसों के बारे में भी जिन्होंने उस यात्रा को संभव बनाया।